जय श्री राम। फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हम आज भारतीय इतिहास को, इंडियन हिस्ट्री। भारतीय इतिहास, जैसा कि हम जानते हैं, भारतीय इतिहास की शुरुआत के लिए हमें सबसे पहले जानना होता है कि भारतीय इतिहास के बारे में सर्वप्रथम किसने लिखा, उसके पार्टीशन, कितने डिवाइडेशन किए गए। हम जो आज इतिहास पढ़ते हैं, क्या इतिहास शुरू से ऐसे ही लिखा गया था? तो इसके लिए जब हम बात करते हैं भारत की, तो भारत में इतिहास लिखने की सबसे पहले जो भारतीय इतिहास को शुरुआती दौर में इसको एक साथ संग्रहित किया गया, उसको एक साथ लिखा गया, वो लिखा जेम्स मिल ने। जेम्स मिल ने, ठीक है। जेम्स मिल की बुक है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। बुक है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। अब इस बुक में इसने भारतीय इतिहास को 3 पार्टों में डिवाइड किया। 3 पार्ट कौन कौन से थे? पहला इसने जो डिवाइडेशन किया वो किया हिंदू काल, ठीक है। दूसरा किया मुस्लिम काल, तीसरा इसने किया ब्रिटिश इतिहास या ब्रिटिश काल, ठीक है, ब्रिटिश काल। इसका टाइम पीरियड रखा यूरोपियन विजय। यूरोपियन विजय कब हुआ? यूरोपियन विजय हुई 18वीं सेंचुरी में, तो यूरोपियन विजय से, ठीक है। अब वर्तमान में जब हम इनका अध्ययन करते हैं तो इसको पढ़ते हैं प्राचीन काल, इसको पढ़ते हैं मध्यकाल, और इसको पढ़ते हैं आधुनिक। मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। तो हमें सबसे पहले इस बारे में किसने बताया? क्योंकि जेम्स मिल ने तो हमारा जो इंडिया का जो हिस्ट्री था उसको डिवाइडेशन इस पार्ट में किया, इस प्रकार हिंदू काल, मुस्लिम काल, ब्रिटिश काल। और ब्रिटिश काल कब से शुरू हुआ? यूरोपियन विजय से, ठीक है। उसने उसी समय से ये ब्रिटिश काल को मान लिया। यह पुस्तक लगभग 1990 में लिखी गई, 1919 के समय में। जेम्स मिल ने इस बुक में जातिवाद को दर्शाते हुए कहा कि सबसे पहले हिंदू शासक हुए, उसके बाद मुस्लिम शासक हुए, लेकिन ये पॉसिबिलिटीज बहुत कम है। क्या जब हिंदू शासक रहे थे तब कोई अन्य कास्ट का शासक नहीं रहा होगा? या क्या उस समय जातियाँ नहीं थी? ऋग्वेद पढ़ेंगे तो हम ऋग्वेद में इन सब चीज़ों की जानकारी पढ़ते हैं। वैदिक काल पीरियड में, महाजनपद काल में भी हम पढ़ते हैं भारी आक्रमण हुए थे, तो उस समय भी तो थे। मुस्लिम काल की जब हम बात करते हैं तो मुस्लिम काल में हम मुगल काल, सल्तनत काल, इनको डिवाइडेशन। तो क्या इस समय हिंदू शासक नहीं रहे थे? तो इस समय भी हिंदू शासक थे। तो केवल एक टाइम पीरियड को हम किसी एक ही कास्ट से डिवाइडेशन नहीं कर सकते हैं। तो इसी को सुधार करके आर.सी. मजूमदार ने ये वर्गीकरण पेश किया। तो हम जो आज ये प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल जो हम ये पढ़ते हैं, ये किसकी देन है? ये आर.सी. मजूमदार की देन है, ठीक है। आर.सी. मजूमदार ने हमें ये डिवाइडेशन करवाया था। आर.सी. मजूमदार। और
आर.सी. मजूमदार ने ये डिवाइडेशन किया प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। ठीक है, इस डिवाइडेशन को हम पढ़ते हैं आर.सी. मजूमदार के। तो ये बात इतिहास का वर्गीकरण है। इसकी यदि बात करें तो आरंभ से 1000 ईस्वी, 1000 से 1800 और 1800 से वर्तमान तक आधुनिक काल है। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है उससे रिलेटेड भारतीय इतिहास में हम और क्या क्या जानकारियाँ लेते हैं। तो हमें पता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमें जानना भी चाहिए, समझना भी चाहिए, लेकिन हमारे पास टाइम के हिसाब से हम उस सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। जैसे हमें पहले एक चीज़ पता होनी चाहिए कि इतिहास शब्द का अर्थ क्या है। इतिहास, इतिहास शब्द इति प्लस है प्लस अस इनसे मिलकर बना है और इन सब का अर्थ है कि निश्चित अतीत में निश्चित तौर पर घटित होने वाली घटनाएं। क्या है? सब इतिहास है कि ऐसी घटनाएं जो निश्चित तौर पर अतीत में घटित हो चुकी हैं, वे सभी घटनाएं क्या हैं? इतिहास है। ठीक है, यदि हम इतिहास शब्द की बात करें तो ये शब्द यूनानी भाषा के हिस्टोरिया या हिस्टोरिका से आया है। हिस्टोरे, कौन सी? यूनानी भाषा के हिस्टोरे से आया है। और हिस्टोरे शब्द का मतलब था कि जो यूनान में जो कभी अगर वाद विवाद हो जाते तो उसका निपटारा करने के लिए हिस्टोरे शब्द वाला उसके लिए आता था हिस्टोरे। यूनान में अगर कोई वाद विवाद होता है तो उसका निपटारा करने वाला कौन होता था? हिस्टोरे होता था। ठीक है, तो अब हम भारतीय इतिहास का पहला टॉपिक जो है अपना उस चीज़ की बात करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक, प्रागैतिहासिक काल क्या है इसके बारे में हम जानकारी करेंगे। हम तो हमारी पहली क्लास शुरू होती है यहाँ से, प्रागैतिहासिक काल। अब हम इसका अध्ययन करते हैं। तो प्रागैतिहासिक जो शब्द है, प्रागैतिहासिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1851 ईस्वी में विल्सन ने किया। किसने किया? विल्सन ने, डेनियल विल्सन ने। ठीक है, और इन्होंने इससे संबंधित होकर के प्रागैतिहासिक काल को कहा कि यह पाषाण युग है या यह काष्ठ युग है। ठीक है, यदि इस समय की बात करें तो इस समय के जानकारी के स्रोत क्या थे? हमें जानकारी कैसे प्राप्त होती है? जानकारी के स्रोतों में पहला है पाषाण औजार। ये हमारे मुख्य स्रोत हैं। ठीक है, क्योंकि हम पाषाण काल या प्रागैतिहासिक काल की बात कर रहे हैं, जिसे डेनियल विल्सन पाषाण काल या काष्ठ युग कहता है। क्यों कहता है?
क्योंकि इस समय पाषाण के औजार सर्वाधिक मिले हैं। इस समय लकड़ी के औजार बने थे, इसलिए इसको काष्ठ युग कहा है। इस समय हड्डियों के औजार बने थे, लेकिन हम इसे अस्थि युग कहना उचित नहीं मानते हैं, क्योंकि ये शब्द उचित नहीं है। इसीलिए हम इसको पाषाण युग और काष्ठ युग ही कहते हैं। आगे बात करें हम, दूसरा जो हमारा स्रोत है वो है संरचनात्मक अवशेष। कि हमें जो जो अवशेष वहाँ से प्राप्त हुए हैं जगहों से, स्थानों से, उनकी हमें संरचनात्मक व्याख्या करते हुए पता लगाया जाता है। तो हमारे लिए जो ये अवशेष हैं वो भी इतने ही इम्पोर्टेंट हैं। तो हमारा दूसरा जो इम्पोर्टेंट जानकारी का स्रोत है वह है संरचनात्मक अवशेष। उसके बाद हम पढ़ते हैं शैल चित्र। शैल चित्र क्या है? कि जो पिक्टोग्राफ है, पत्थर पर जो चित्र मिले हैं, पत्थर से पत्थर पर बनाए गए जो चित्र हैं वो पिक्टोग्राफी कहलाती है। तो शैल चित्र हमें मिले हैं, जैसे हम भीमबेटका से मिले हैं, ठीक है। PS वाकणकर ने उन्हें खोज निकाला था, चाहे वो कैसे भी, चाहे उनकी किस्मत अच्छी थी कि उन्हें ये खोज करनी थी। तो शैल चित्र ये हमें इस चीज़ की जानकारी देते हैं, और ये बनना ही पता लगता है हमें कि भाई आदि मानव ने ये शैल चित्र बनाए होंगे, प्रारंभिक मानव ने, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं शवाधान। हमें पता है शवाधान का मतलब क्या है कि काफ़ी सब जो हैं वो काट जमीन में गाड़े गए, कब्रें हमें मिली हैं, तो कब्रें शवाधान में आती हैं। तो ये कब्रों से हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं। जैसे मेहरगढ़ से हमें एक कब्र मिली है, उसमें हमें बकरियों के भी हड्डियाँ मिली हैं। तो इसका मतलब ये है कि शायद वहाँ बकरियों को भी साथ दफनाया जाता होगा, शायद उनके पारलौकिक भोजन के लिए, पारलौकिक जीवन में विश्वास रखते थे, इसलिए गहने, आभूषण, बहुत सारी चीज़ें वहाँ से हमें मिली हैं। तो इसका मतलब है कि शायद वो पारलौकिक जीवन में बिलीव करते होंगे। तो शवाधान भी हमारे लिए उतने ही इम्पोर्टेंट स्रोत के रूप में है। उसके बाद है जीवाश्म, फोसिल्स। जीवाश्म की यदि हम बात करें, फोसिल्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फोसिल्स क्या है, जीवाश्म क्या है कि हमें किसी भी लकड़ी का टुकड़ा मिला है, यदि वह जला हुआ मिला है, या चावल का कोई दाना मिला है जले हुए, तो वो हमारे लिए उतने ही इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि हम उनसे उस समय पीरियड का अंदाज़ा लगाना चाहते हैं, तो हम वो लगा सकते हैं। इसलिए फोसिल्स उतने ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं हम, जीवाश्म के बाद है हमारा मानव और पशुओं की हड्डियाँ। ये भी हमारा इम्पोर्टेंट फैक्टर है। यदि इनकी बात करें तो हमें मनुष्य और पशुओं की जो हड्डियाँ मिली हैं, इनसे भी हमारे लिए यह जानकारी प्राप्त करना उचित होता है। बहुत आसानी से हम प्राप्त कर सकते हैं इनसे जानकारियाँ। अगर हमें असली अंदर मिल रहा है, जैसे हम बात करेंगे होमो इरेक्टस की, होमो हेबिलियस की, इनके बहुत सारे अवशेष हमें मिले हैं, और ये हमें उस चीज़ को बताते हैं। जैसे हम बात करें होमो सेपियंस की, तो जावा से हमें मिला है, जर्मनी से हमें मिला है, जर्मनी के 2 स्थानों से, निएंडरथल घाटी से, ठीक है। तो हमें ये सब चीज़ें जो हैं ये हमें ये हमें इनकी हड्डियाँ मिल रही हैं, हमें कंकाल मिल रहा है। तो हमें इन कंकालों को देखकर उनकी आय का अनुमान लगा करके पता लगाते हैं कि यह कंकाल किस समय का रहा होगा, ठीक है। हमें जैसी जैसी उनकी जानकारी मिलती है तो हमें उन्हें उसी प्रकार से जानकारी प्राप्त करते हैं। और हमारे लिए ये बहुत आवश्यक है कि अगर हमें किसी भी चीज़ की इतिहास में बात करनी है तो हमें उसके लिए स्रोत होना बहुत ज़रूरी है। सोर्सेज के बिना इतिहास नहीं हो सकता। इतिहास में कल्पना
सोर्स के आधार पर होती है। वह कल्पना जो है, वह कल्पना फैक्ट के रूप तब धारण करती है जब हमारे पास पुष्टि, अच्छा श्रेष्ठ जब सोर्स होता है तब। तो हम उस सोर्स के आधार पर अपना फैक्ट जारी किया करते हैं। ठीक है, आगे हम बात करें क्या इसी दौर में कि यदि हम बात करते हैं पहला पाषाण औजार, तो हमें पहला पाषाण औजार कहाँ से मिला? तो हमें इथोपिया के आधार से हमें पहला पाषाण औजार मिला। इथोपिया के आधार से हमें पहला पाषाण औजार मिला। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं पहला पाषाण औजार की तो इथोपिया के आधार से मिल गया। लेकिन यदि हम बात करते हैं कि हमें भारत में यह पहला पाषाण औजार कहाँ से मिला, भारत में यह पाषाण औजार कहाँ से मिला? लिंगसुगुर, कर्नाटक से। ठीक है, किसको मिला? डॉक्टर प्राइमरोज को। डॉक्टर प्राइमरोज को पहला पाषाण औजार लिंगसुगुर कर्नाटक से मिला। ठीक है, कब मिला? 1842 ईस्वी में। ठीक है, कब मिला है? 1842 ईस्वी। ओके, यदि आप बात करते हैं तो उस समय पीरियड में कि जब ईसाई मिशनरियों में, या फिर हम बात करें प्राचीन यूनान में, कि वहाँ पर जो कुछ भी है वो ईसाई को सर्वप्रथम मानते थे। ईसाई था कि वहाँ जो बाइबल है, बाइबल की सर्वोच्चता थी। बाइबल के अनुसार मानते थे जो भी कुछ है, कि यहाँ पर यदि गोल घेरा है तो ये गोल घेरे के अंदर बाइबल के अनुसार कि अगर पृथ्वी का केंद्र है तो पृथ्वी का केंद्र क्या है? ये स्थान है जहाँ बाइबल, ठीक है, जहाँ प्रमुख रूप से जो सम्राट, जो पादरी वर्ग हुआ करता था वो, तो उस समय बाइबल की बहुत ज़्यादा वो थी। बाइबल के भी दो प्रकार हो गए थे, न्यू टेस्टामेंट और ओल्ड टेस्टामेंट। अब इसी समय एक विद्वान आए, डार्विन। तो डार्विन ने अपनी एक बुक लिखी। डार्विन की बुक थी डार्विन ने बुक लिखी स्पीसीज ऑन द ओरिजिन ऑन द स्पीसीज। ऑन द स्पीसीज। ठीक है, अब ये जो बुक इन्होंने लिखी, कब लिखी? 24 नवंबर 1859। इस बुक ने तहलका मचा दिया। इस बुक में क्या लिखा कि मानव जो है, मानव पशुओं से क्रमिक रूप से विकसित होकर, क्रमिक रूप से विकसित हुआ है। मानव जो है वो पशुओं से क्रमिक रूप से विकसित हुआ। ये बात डार्विन ने जब इस बुक में लिखी तो इसने बाइबल को चुनौती दे दी। लोगों को इस चीज के बाद थोड़ा सा समझ में आने लगा कि वास्तव में मानव जो है वो पशुओं से कैसे विकसित होकर के आया है, और ये थ्योरी जो है ये बहुत ज़्यादा प्रचलित हो गई। ठीक है, अब हम बात करते हैं मनुष्य के विकास की। मानव का विकास कैसे हुआ? मानव का विकास होने से पहले हमें थोड़ा सा जानना होता है पृथ्वी के विकास के बारे में, कि पृथ्वी के विकास के समय उसकी जो अंतिम अवस्था थी वो थी क्वार्टनरी अवस्था। पृथ्वी की अवस्था, ठीक है,
पृथ्वी की अवस्थाएं, और इसमें अंतिम अवस्था है प्लेस्टोसीन। प्लेस्टोसीन और होलोसीन। जब हम प्लेस्टोसीन की बात करते हैं तो ये आरंभ से लेकर के 12,000 और ये 12,000 ईसा पूर्व से, अरे ये कोई हटा देते फिर तो, वर्तमान तक है। तो हम जो बात कर रहे हैं मानवों की, मानव इस और इस इन दोनों दौरों में आए, दोनों दौरों में मानव का जन्म हुआ। इस दौर में हम जीवित हैं, ही हैं, हम चल ही रहे हैं, हमारी तो बात हो रही है। इस दौर की बात करते हैं पहले। तो पहला जो मानव हुआ वो हुआ रामापिथेकस। रामापिथेकस बोल सकते हैं, या हम बोल सकते हैं महाकपिल वर्ग। तो होमोनिड मानव जो था इसका उदय हुआ 20 लाख वर्ष पहले। होमोनिड मानव, इसका उदय कब हुआ? इसका उदय हुआ 20 लाख ईसा पूर्व। कहाँ हुआ उदय? उदय हुआ अफ्रीका में। अफ्रीका महाद्वीप जो है, तो अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में, दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में, ठीक है, दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में, ये अफ्रीका के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में यह मानव की उत्पत्ति हुई होमोनिड का, जिसको हम बोल सकते हैं रामापिथेकस, या हम बोल सकते हैं महाकपिल वर्ग, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। क्यों बोल सकते हैं उसकी चर्चा करते हैं आगे। तो जब मानव की बात करते हैं तो 2 करोड़ वर्ष पहले दो करोड़ वर्ष पहले, वर्ष पूर्व, ठीक है, 2 करोड़ वर्ष पूर्व, सेकंड, दो करोड़ वर्ष पूर्व जब इसकी चर्चा करते हैं, 2 करोड़ वर्ष पूर्व की, तो इस समय महाकपिल वर्ग, या रामापिथेकस, इस समय यह 2 स्थानों पर निवास कर रहा था। ठीक है, पहला स्थान क्या था कि ये जंगल में ही थे, जंगल में निवास कर रहे थे। तो जो जंगल में निवास कर रहे तो जंगल में ही थे, लेकिन दूसरे जो थे ये खुले घास के मैदानों में आ गए, खुले घास के मैदानों में आ गए। अब जो खुले घास के मैदानों में आए इनकी बात करते हैं। ये जो खुले घास के मैदानों में आए ये कहलाए ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ये कहलाए होमोनिड, ये कहलाए दक्षिणी वानर। ठीक है, इनके बाद जो आए वो आए होमो हैबिलियस, होमो हैबिलियस, होमो हैबिलियस। होमो का अर्थ है मानव और हैबिलियस का अर्थ है कारीगर। सब ये क्या बन गया? कारीगर मानव। कारीगर मानव है तो इसने किसी निर्माण क्या हुआ? तो इसने बनाए पाषाण औजार। क्या बनाया इसने? पाषाण औजार। ठीक है, इसके बाद आया होमो
होमो हैबिलियस, उसके बाद आया होमो इरेक्टस। और इरेक्टस का मतलब होता है सीधा खड़ा। ये था सीधा खड़ा मानव। यदि इसकी बात करें तो इसने इंडेक्स बना लिया था, इंडेक्स बना लिया। दूसरा, इसी समय आग की खोज हो गई, आग का आविष्कार कर लिया इसने, ठीक है। और इसके बाद आता है होमो सैपियंस। होमो सैपियंस को कहते हैं बुद्धिमान मानव, ठीक है। बुद्धिमान, सैपियंस मीन्स बुद्धिमान। पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस, तो इसकी जो जानकारी मिलती है वो मिलती है हमें तंजानिया के ओल्ड वई गार्ड से। ओल्ड वई गार्ड से, ठीक है। ओल्ड वई गार्ड से, तंजानिया के ओल्ड वई गार्ड से हमें ऑस्ट्रेलोपिथेकस के प्रमाण मिले हैं। हमें ऑस्ट्रेलोपिथेकस के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तंजानिया के ओल्ड वई गार्ड से। जब होमो हैबिलियस के प्रमाण जो हैं वो हमें कहाँ से मिले हैं? केन्या के कूबी फ्रेरा से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? केन्या के कूबी फ्रेरा, कूबी फ्रेरा से, ठीक है। और यदि हम बात करें होमो सैपियंस की, तो हमें होमो सैपियंस जो है वो जावा से मिला है, हमें पिकिंग से मिला है, और हमें कहाँ से मिला है? जर्मनी से। तो जर्मनी के दो स्थान हैं, एक है निएंडरथल और दूसरा हाइडेनबर्ग। निएंडरथल घाटी और हाइडेनबर्ग से हमें ये प्रमाण मिले हैं। लेकिन यदि बात की जाए भारत में, तो भारत में हमें कहीं से भी होमो सैपियंस के प्रमाण नहीं मिले हैं। भारतीय महाद्वीप में इसके प्रमाण नहीं मिले हैं। जबकि भारतीय उपमहाद्वीप में यदि हम बात करें होमो इरेक्टस की, तो हमें होमो इरेक्टस के प्रमाण मिले हैं पोतवार पठार, पाकिस्तान। होमो इरेक्टस के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? पोतवार पठार, पाकिस्तान से। पोतवार पठार, पाकिस्तान से हमें होमो इरेक्टस की खोपड़ी मिली है, ठीक है। साथ में अगर हम निएंडरथालसिस की बात करें तो लुई द्रपी से हमें निएंडरथल के अवशेष मिले हैं, ठीक है। लेकिन यदि हम बात करें कुछ अन्य चीज़ों की, अन्य चीज़ों से संबंध, तो हमें लुई द्रपी से हमें निएंडरथल के अवशेष मिले हैं। यदि हम बात करें होमो इरेक्टस की, तो हमें होमो इरेक्टस के प्रमाण हथनोरा, तो हमें होमो इरेक्टस के प्रमाण हथनोरा MP से मिले हैं। ये प्रमाण ढूंढने वाले, ये होमो इरेक्टस की खोपड़ी यहाँ से मिली है। ये किसको मिली है? अरुण सोनकिया को, अरुण सोनकिया को 1982 में, ठीक है।
अरुण सौंदकिया को 1982 में ओवर इलेक्टर्स की खोपड़ी मिली है। और यदि हम बात करें रामापिथेकस की खोपड़ी, रामापिथेकस की खोपड़ी हमें कोतवार पठार पाकिस्तान से मिले हैं। ठीक है, यहाँ से हमें रामापिथेकस की खोपड़ी मिली है। तो ये चीज़ें हमें बताई जाती हैं कुछ प्रागैतिहासिक काल से संबंधित, जो आदि मानव से संबंधित है या प्रारंभिक मानव से संबंधित है। इसमें केवल एक चीज़ और जोड़ दें कि 2001 में हमें तमिलनाडु के ओदे से क्या मिला है? अस्मीकृत शिशु कपाल। क्या मिला है? अस्मीकृत शिशु कपाल मिला है। ठीक है, 2001 में तमिलनाडु के ओदे से हमें अस्मीकृत शिशु कपाल मिला है। ओके, इसके